दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्लास स्पेशली क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी। इस क्लास को कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक चला। उस समय फ्रांस में राजाओं का शासन था। राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर क्या होती है? वो कोई भी कानून बना सकते थे, किसी से कोई भी टैक्स ले सकते थे और किसी को भी कोई भी सज़ा दे सकते थे। उस समय एक राजा हुए लुइस 16। लुइस 16 की शादी 1774 में हुई। जब उनकी शादी हुई वो 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। जब उनकी शादी हुई तो फ्रांस का जो राज खजाना था वो खाली था। फ्रांस का राज खजाना खाली इसलिए था क्योंकि वो सालों से युद्ध लड़ रहे थे और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरी थी। और वो जिस महल में रह रहे थे वो पैलेस ऑफ वर्साई, तो वहाँ का जो मेंटेनेंस था वो काफ़ी कॉस्टली था। ये उनका पैलेस है, ये मैरी एंटोनेट, और ये बाहर से कहीं। और वो क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज में जो वॉर चल रही थी ब्रिटेन के ख़िलाफ़, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिससे उनका जो कर्ज था वो 2 बिलियन लिवरेज से ऊपर हो गया था। लिवरेज होता है उस समय की करेंसी, जैसे हमारे रुपया होता है या डॉलर है अमेरिका का, उस तरह। और जो लैंडर्स थे जिन्होंने पैसा उधार दिया था, अब वो उस पर 10% चार्ज करने की बात कर रहे थे कि अब हम 10% चार्ज करेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। तो जिससे क्या था कि सरकार का ज़्यादातर पैसा उस कर्ज के ब्याज को चुकाने में ही जा रहा था। इससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या रहा? ये एम्प्टी ट्रेजरी का कि राज खजाना खाली है, इसका परिणाम क्या रहा? जो रोज़मर्रा के जो काम हैं, एवरीडे जो एक्सपेंस हैं, जैसे कि आर्मी ही चलानी है, सेना है, या कोर्ट चलाना है, सरकार के ऑफिस चलाने हैं, यूनिवर्सिटी चलानी है, उनके लिए पैसे नहीं बचे। अब पैसे नहीं बचे तो राजा ने सोचा है कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर वो टैक्स को भी बढ़ा देना तो उससे वो जो प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी। ठीक है। अब सवाल है कि रेवोल्यूशन, क्रांति हुई क्यों? उसकी ज़रूरत क्या थी? वाई वॉज ए रेवोल्यूशन नीडेड? जो आम जनता थी, कॉमन पीपल थी, वो कष्ट में थी, वो सफ़र कर रही थी। वो सफ़र क्यों कर रही थी? क्योंकि उनके पास कोई आज़ादी नहीं थी। वो ना तो अपने बात रख सकते थे, ना ही अपनी डिमांड रख सकते थे, मांग रख सकते थे, ना ही अपनी बात रख सकते थे। जो सोसाइटी वो बहुत अनफेयर थी, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे और जो गरीब हैं वो टैक्स देंगे, जबकि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीब को कम टैक्स देना चाहिए। लेकिन अमीर तो टैक्स दे ही नहीं रहा और जो गरीब है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। और जो ब्रेड यानी रोटी, जो उस समय जो मेन खाना था, उस समय जो फूड था उस समय का, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। वो महंगा क्यों था? क्योंकि उस समय जो अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया था और जो फैमिलीज थी, परिवार थे, वो अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उनके मन में एक नया आइडियाज़ आया है। जो लोगों ने, जो उस समय के जो थिंकर्स थे जैसे रोज, लॉक और मोंटेस्क्यू, उन्होंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू करा कि ये जो लोग हैं वो सभी आपस में बराबर होते हैं, सभी लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए और राजा के पास सारी पावर, अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ चाहे कुछ भी कर सके। तो इन सब विचारधारा के कारण रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789। 1789 से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी? फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप में बटी हुई थी। 3 ग्रुप जो थे वो अब अलग अलग ड्यूटीज़ और राइट्स के अनुसार बटे थे। राइट्स यानी जो उनके पास अधिकार है, कुछ लोगों के पास अधिकार ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, और कुछ की अपने ड्यूटीज़ अलग हैं, कुछ की अलग है। तो इस तरह 3 स्टेट में बटी थी। तो ये जो ग्रुप है इनको स्टेट कहा गया। जो फर्स्ट स्टेट था वो है कलर की, सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट था कॉमन पीपल। अभी आगे बताऊंगा मैं कि ये अलग अलग इनका क्या मतलब है। ठीक है। जो इसमें जो थर्ड स्टेट था यही सारा टैक्स पे करता था और इसके पास राजनीतिक कोई पावर नहीं थी। ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेट था यानी कलर की, वो था चर्च के ऑफिशियल्स,
जो प्रीस्ट होता है, जो पुजारी है, और एक बिशप्स होता है जो बहुत सारे चर्च का एक मुखिया टाइप होता है। तो वो जो चर्च के ऑफिशियल्स हैं वो हैं कलर की, वो फर्स्ट स्टेट में आ रहे हैं। वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लैंड उन्हीं के पास है, ठीक है। चर्च के पास बहुत सारी लैंड है और वो जो आम जनता है वो उनसे पैसे कलेक्ट करती थी टैक्स के रूप में, ठीक है। तो सेकंड स्टेट जो था नोबिलिटी, वो कौन थी? जो राजा है, राजा के रिलेटिव्स हैं और जो जमीन बड़े बड़े अमीर फैमिली हैं और जो ज़मींदार हैं बड़े बड़े, ये सब नोबिलिटी में आते हैं। ये भी कोई टैक्स पे नहीं कर रहे और ये इनको अलग से स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, जैसे इनको कुछ सुविधाएं मिलती थी अलग से, ठीक है। वो भी ये एंजॉय कर रहे हैं और इनका जीवन बहुत आरामदायक था। तो अब कौन बच गया? अब थर्ड स्टेट बच गया। थर्ड स्टेट में आता है कॉमन पीपल, आम जनता। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। इस कॉमन पीपल में कौन कौन है? पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स कौन है? वो किसान जो दूसरे की ज़मीन पे खेती करें, ठीक है। दूसरे की ज़मीन पर अपना काम करें, ठीक है। वर्कर्स, वर्कर्स में जो नौकर हैं, लेबर है, छोटी दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, ये सब वर्कर्स हो गए। मिडिल क्लास के और लोग, तो मिडिल क्लास में जैसे टीचर, लॉयर, मर्चेंट, डॉक्टर्स, ये सब भी थर्ड क्लास में आ रहे हैं, मिडिल क्लास में। ये पूरा थर्ड स्टेट है। इसमें देखिए ज़्यादातर लोग थर्ड स्टेट के ही हैं और ये आम जनता कहा गया इसमें। थर्ड स्टेट जो है पेड ऑल टैक्स, ये सारे टैक्स पे कर रही है और इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो इसलिए एक टेंशन बन गई। और ये सब इनको अनफेयर क्यों लगा कि ऐसा हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है वो है 2% लोग, ठीक है। जो थर्ड स्टेट है वो 98%, ठीक है। तो जो 2% है उनके पास तो है सुख सुविधाएँ, ठीक है, हेड प्रिविलेजेस। लेकिन जो 98% है उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है और उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और पीपल ने, जो लोग थे उस समय के, उन्होंने डिमांड करी इक्वालिटी यानी बराबरी की, कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास प्रिविलेज है, कुछ सुख सुविधाएं हैं, हमें भी ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं। ये उन्होंने डिमांड करी इक्वालिटी की। अब रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे का कारण क्या थे? आप इसी तरह, जैसे आप ये जो हेडिंग है इसका ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूँ, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे के क्या कारण थे? तो आप ये जो मैं आगे बताऊंगा आप इसी को आंसर की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे अगर आप ठीक से देखें तो आपके यही नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो आप नोट्स खुद बनाना। द रेवोल्यूशन डिड नॉट हैपन सडनली, जो क्रांति थी वो अचानक से नहीं हो गई। जो कोई भी क्रांति होती है कभी भी किसी भी समय में, वो अचानक से नहीं हो जाती कि चलो लोग उठे हैं, उन्होंने सोचा कि आज क्रांति कर दी जाए। उसके पीछे एक लंबा कारण होता है, बहुत समय का लोगों का प्रताड़ना होती है उनके ऊपर, तो जिससे वो परेशान हो गए, वो अब क्रांति करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कारण कहते हैं सोशल कोज, सामाजिक कारण, इकोनॉमिक कोज यानी आर्थिक कारण, पॉलिटिकल कोज यानी राजनीतिक कारण, और चौथा है इन्फ्लुएंस और फिलोसफर, जो उस समय के जो फिलोसफर्स थे, जो बड़ी बड़ी बातें बताते थे, जो लिखते थे, वो उस समय उनका प्रभाव, ठीक है। ये 4 कारण थे। सोशल कोज क्या था? जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे वो तो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, बड़े आराम से जी रहे हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना, आराम की ज़िंदगी है उनके पास, ठीक है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ओढ़ पहन रहे हैं, ठीक है, सारी ज़िंदगी इनकी सुख में बीत रही है। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको भोजन के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए सबकी तंगी है, उनको सभी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पीपल वर ट्राइड ऑफ इनक्वालिटी एंड प्रिविलेज, जो आम जनता थी वो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड के स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच में ये जो भेदभाव हो रहा है, इससे परेशान हो गई थी। जो उन्हें अलग से फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन थर्ड को नहीं मिल रही, इनसे भी वो परेशान हो गए थे। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या है, टैक्स पे नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना है, तो वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे। इकोनॉमिक कॉज क्या था? फ्रांस वॉज फेसिंग सीरियस मनी प्रॉब्लम। इकोनॉमिक क्या है? आर्थिक, आर्थिक का मतलब पैसा।
उस समय क्या था कि पैसे की बहुत तंगी थी। मैंने आपको कारण बताया कि पैसे की तंगी क्यों थी, पहले ही बता दिया। वाई वॉज फ्रांस इन डेब्ट, फ्रांस डेब्ट में क्यों था? जो राजा था वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। वो बहुत ज़्यादा पैसा किस में करता? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उसने लड़ाइयों में, युद्ध में अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। और जो महल था उनका जिसमें वो रह रहे थे, उसमें वो एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे थे। बहुत पैसा खर्च होता था उसकी मेंटेनेंस में। और ज़्यादातर जो ये खर्चा और बढ़ गया था कि जब मैरी एंटोनेट आई, रानी बनी, तब उनका और ये जो खर्चा था जो और बढ़ गया महल का। और जो सरकार थी उन्होंने पैसे उधार लिए, ठीक है, क्योंकि वॉर में लगाने हैं लैंडलॉर्ड से और भी लोगों से, जो भी राज्य में अमीर लोग हैं जिनसे वो पैसा ले सकते हैं, उनसे उन्होंने पैसे बोरो किए और उसको चुका नहीं पाए। तो इसलिए जो फ्रांस था वो डेब्ट में था, यानी कर्जे में था। और हाई टैक्स, ओनली द थर्ड स्टेट पे टैक्स एचएस, जो थर्ड स्टेट था केवल वही टैक्स पे करता था। मैंने अभी बताया था वो टैक्स पे करते केवल थर्ड, लेकिन वो कौन कौन से टैक्स थे? एक था तिथीस, तिथीस जो टैक्स टू चर्च, जो चर्च को टैक्स जाएगा। टेले, TAILE, टेले, लैंड टैक्स, ये जो आम जनता है, जो पीजेंट्स हैं, वो जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उस पर कुछ टैक्स देंगे, वो लैंड टैक्स। और वॉरियस फ्यूडल टैक्स, फ्यूडल टैक्स बहुत सारे थे जो उनको, जिस पर उनको टैक्स देना भी था, ठीक है। तो इस तरह ये 3 तरह के टैक्स थे जो थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, उस समय जो खेती थी वो ख़राब हो गई थी, तो जिस वजह से जो रोटी थी, जो अनाज गेहूँ ये सब आइटम था, इन सब का रेट बढ़ गया था, तो इसलिए ब्रेड का रेट भी बढ़ गया था। और जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन पहले थी 23 मिलियन और 1715 में, और वो बाद में हो गई 28 मिलियन 1789 तक। ये जो पॉपुलेशन बढ़ गई 5 मिलियन, तो इस वजह से भी जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, सभी को फूड चाहिए, तो इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी फूड की, ठीक है। जो लोग थे वो इस ये प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, बैड हार्वेस्ट होने की वजह से लोग भूखे सोने लगे, भूखे ही रहने लगे। अब ये जो राजनीतिक कारण क्या था? जो लुईस 16 था वो बहुत कमज़ोर राजा था। वो कोई भी डिसीजन टाइम पे नहीं ले पा रहा, जो उसको निर्णय लिए जाने चाहिए थे टाइम पर, जिस समय पे वो उस समय नहीं ले रहा। अगर डिसीजन ले भी रहा है, कोई निर्णय ले भी रहा है, तो गलत टाइम पे ले लिया है, ठीक है, या फिर लिया ही नहीं है, गलत ले लिया तो सही टाइम पे नहीं लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत पुराना सिस्टम हो गया था उस समय का। जो सरकार का जो सिस्टम था वो आउटडेटेड माना जाने लगा कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, जो ये भी नियम कानून चल रहे हैं ये अब ऐसा नहीं चलना चाहिए, इसको बदल दो। पीपल हैड नो से इन मेकिंग लॉज, जो भी कानून बनने थे सरकार में उसमें जनता का कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसलिए ये भी एक राजनीतिक कारण थे तो फ्रेंच की रेवोल्यूशन के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफर्स, जो उस समय फिलोसफर्स थे उनका क्या प्रभाव था? फिलोसफर्स ने कुछ बुक्स लिखी। देयर बुक स्प्रेड वाइडली थ्रू सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस एंड प्रिंटिंग प्रेस। उनकी जो बुक थी, जो सैलून थे जहाँ नाई होता है, बाल कटते हैं, जो कॉफ़ी हाउस है जहाँ पे चाय कॉफ़ी पी जाएगी, या प्रिंटिंग प्रेस है, तो इनके माध्यम से उनकी जो बुक्स हैं फिलोसफर्स की वो फैली। उनकी बुक्स में कुछ खास बात लिखी थी जो लोगों को मोटिवेट कर रही थी, लोगों को प्रेरित कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी, ठीक है, रेवोल्यूशन के लिए। एक जॉन लॉक नाम के फिलोसफर थे, उन्होंने लिखा था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको संभाल के संरक्षित करना चाहिए। फिर ऐसे ही एक फिलोसफर थे जीन जैकस रोस, उन्होंने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। उसमें उन्होंने कहा सैड गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, वो लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार जो चाहे वो कर ले, जो सरकार है वो सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार हो, कि सरकार जो जनता है
वो जनता किसको चाहती है, जनता क्या चाहती है सरकार में होना, यह उनकी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। फिर ऐसे ही तीसरे फिलोसफर थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉस। इसमें इन्होंने जो था पावर थी, जो सत्ता थी, पावर थी, उसको 3 ब्रांच में डिवाइड करने की बात करी। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हाउ द रिवोल्यूशन स्टार्टेड, जो क्रांति थी वो स्टार्ट कैसे हुई। हमने अभी तक कारण पढ़ लिए, ज़रूरत पढ़ ली, अब ये स्टार्ट कैसे हुई। अचानक तो हुई नहीं, कुछ कारण हैं वो हमने देख लिए, धीरे धीरे स्टार्ट कैसे हुई। द इवेंट ऑफ द 1789 ट्रिगर्ड द रेवोल्यूशन। 1789 में एक इवेंट हुआ, वो क्या इवेंट था वो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे क्रांति चालू हुई। ठीक है, ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि अब तो क्रांति करनी ही पड़ेगी। पहला फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्रांस के पास कोई पैसा नहीं था, मैंने बता दिया, क्योंकि युद्ध हो रहे थे और जो लग्जरी लाइफ थी उन सब में पैसा जा रहा था। द किंग वांटेड टू इंक्रीज टैक्स। तो राजा ने क्या सोचा है कि जो टैक्स जो है वो टैक्स बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा देगा तो पैसा आएगा। जो उसके पास जो कर्जा हो चुका है, डेब्ट हो चुका है, और वो थोड़ा चुकाने में मदद मिलेगी और थोड़े इसको सहारा मिलेगा, अपना पैसा होएगा तो उसने एक क्या किया, जो स्टेट जनरल्स थे उसकी मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल क्या होते हैं कि जो हर 3 स्टेट थे, हर तीनों स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अ बॉडी विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स। उन तीनों स्टेट से जो उनके प्रतिनिधि थे वो आएंगे और उस मीटिंग में शामिल होंगे। और ये मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 को। ये जो मीटिंग थी ये 175 साल बाद हुई थी। ये इससे पहले जो आखिरी बार जो मीटिंग हुई थी वो 175 साल पहले हुई थी। तो अब टैक्स बढ़ाए जाने की बात कही गई। कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट जनरल। जो स्टेट जनरल थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे तीनों स्टेट के, उनके बीच में मतभेद था। मतभेद क्यों था, जो वोटिंग सिस्टम था, जो वोट देना था उन्हें, वो सिस्टम जो अनफेयर था। अनफेयर क्यों था, जो हर एक स्टेट था वो केवल एक ही वोट डालेगा। ईच स्टेट हैड 1 वोट, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट ऑलवेज आउटवोटेड द थर्ड स्टेट। पहला स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट। जो पहला और जो सेकंड स्टेट थे वो एक ही अपने मतलब ग्रुप बना लेते थे कि, और थर्ड स्टेट को अलग ही कर देते हैं। वो जो चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो थर्ड स्टेट कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो मज़े कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले अपने एक तरफ वोट डाल देते थे और थर्ड स्टेट को अलग कर देते थे कि इसको ही प्रॉब्लम है, हम इसकी बात में हामी ना ही भरेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेट वांटेड 1 मैन 1 वोट बट द किंग रिफ्यूज। जो थर्ड स्टेट था वो ये चाहता था कि एक आदमी का एक ही वोट हो, ये नहीं कि पूरे एक स्टेट का ही एक वोट हो। ठीक है, जैसे एक स्टेट के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो सभी रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट बना रखा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक आदमी का एक वोट माना जाए। लेकिन इस बात को मानने से राजा ने मना कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। इसके बाद लिखा हुआ नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, फॉर्मेशन हुआ। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट एंड सेड। जो अभी जो मीटिंग चल रही थी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की, वहाँ के जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, वो वहाँ से चले गए। वो उस मीटिंग को छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि हम फ्रांस की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो मेंबर्स हैं वो थर्ड स्टेट के, और जो 90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट की है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस जनता को, फ्रांस की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली। और उन्होंने क्या किया, वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने अपने आप को एक अलग ही समूह मिला के अपने आप को कह दिया हम हैं आज से नेशनल असेंबली। उन्होंने आपको क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली। और उन्होंने कहा ये उनकी एक ही जॉब है। उनका जॉब क्या है, अब से एक ही कार्य है कि जो राजा है, राजा की पावर कम करो। ये जो वो कुछ भी नियम बना देगा, कुछ भी कर लेगा, कोई भी टैक्स कर लेगा, ये नहीं चलेगा। इसकी पावर थोड़ी कम करो और जो सभी में समानता लाओ। समानता का मतलब है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो वो भी टैक्स दें। जो सुख सुविधाएँ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिल रही है
तो वो हमें भी मिले, थर्ड स्टेट को भी मिले, ठीक है। और एक संविधान बनाओ जिसके अनुसार ही राजा कोई भी निर्णय लेगा, ये नहीं कि जो मन में आया वही कर देगा, ठीक। फिर है टेनिस कोर्ट ओथ, ये क्या है? 20 जून 1789 को वर्साई में ये टेनिस के कोर्ट में एक शपथ ली गई थी, 20 जून 1789 को। और ये टेनिस कोर्ट कहाँ है? वर्साई में। द नेशनल असेंबली ट्राई टू मीट किंग, ये जो नेशनल असेंबली अभी भी बनी है, इसने सोचा है कि राजा से मिला जाए, लेकिन राजा ने क्या किया, अपना जो हॉल है, जो अपना महल का जो हॉल है उसको लॉक कर लिया। और उनको लगा कि राजा क्या है, हमें रोकना चाह रहा है, हमसे मिलना नहीं चाहता, हमको रोकना चाह रहा है। तो वो क्या किया उन्होंने, वो एक टेनिस कोर्ट था इंडोर, यानी कि घरेलू, मतलब जो बंद होता है, वो उसमें मिले टेनिस के कोर्ट में जहाँ टेनिस खेला जाता है। और उन्होंने वहाँ पे शपथ ली कि हम फ्रांस को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन न ला दें, ये उन्होंने शपथ ली। दे वर लेड बाय मीराबाउ एंड एबेसियास, तो उनको दो लोगों ने लीड किया, मतलब उनको उनका साथ दिया, उनको लीड किया, उनको नेतृत्व किया। एक था मीराबाउ और एबेसियस। जो मीराबाउ जो था वो रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था उनका उनका जन्म रॉयल फैमिली, वो नोबल फैमिली में हुआ था। नोबल मैं आपको बता चुका हूँ नोबल क्या होता है, वो आप वीडियो ध्यान से देखें और उससे जाके देखें कि नोबल का मतलब क्या है, नोबल में कौन कौन आते हैं, ठीक है। ये देखिए कि नोबल फैमिली में जन्म होने के कारण भी बावजूद ये थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है बताना। और ऐसे ही एक थे एबीसियस, ये ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, प्रिस्ट पुजारी टाइप मान लीजिए, जैसे टेम्पल्स में होते हैं। तो ये प्रिस्ट चर्च से रिलेटेड हो गए, तो ये भी देखिए थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का नाम आया है कि ये थर्ड स्टेट से ना होकर भी तो भी ये थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, पैम्पलेट एक पेपर, ये आप देख सकते हैं, उसमें उसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है। फिर हुआ अटैक ऑन द बास्तिल, बास्तिल की एक जेल थी, तो बास्तिल पर अटैक हुआ। वो कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल वाज अ लार्ज फोर्ट्रेस प्रिजन इन पेरिस, पेरिस में एक जेल थी, वो बहुत बड़ी जेल थी, उसका नाम था बास्तिल। वो सिंबल क्या करती थी, वो सिंबलाइज क्या करती थी कि जो राजा है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है। वो मैंने आपको बता दिया एब्सोल्यूट पावर क्या होता है, देख लेना कि वो कोई भी नियम बना देगा, वो अपनी मर्जी चलाएगा, ठीक है, किसी को भी सजा दे देगा। और अनफेयर इम्प्रिजनमेंट, अनफेयर मतलब कि ये कोई तुक नहीं है कि किसी को भी सज़ा दे दो, ये जो सज़ा देने का जो चलन है ये अनफेयर था, ये उसको सिंबलाइज करती थी जेल, ये जो बास्तिल की जेल थी, प्रिजन। और ये एक फियर एंड ऑपरेशन भी शो करता है, सिंबल करता है, मतलब डर, कि लोग डरे रहें, हम लोगों को दबा के रखें, ये सब बास्तिल की वो जेल सिंबलाइज करती थी। उसमें केवल 7 ही वो कैदी थे, और इट रिप्रेजेंट एवरीथिंग पीपल हेटेड अबाउट द ओल्ड इज, ये जो पुरानी जो चलन है, पुरानी जो सिस्टम है, इसके बारे में जो भी ये समझते थे कि बुरा है, ये उसको रिप्रेजेंट करती थी, लोगों के नफ़रत को भी रिप्रेजेंट करती थी ये बास्तिल की जेल। वाई डिड पीपल अटैक द बास्तिल, अब सवाल यह है कि लोगों ने बास्तिल पे आक्रमण क्यों किया। पहला है ग्रोइंग एंगर एंड हंगर, लोगों को गुस्सा बढ़ रहा था और भूख बढ़ रही थी। जुलाई 1789 तक जो खाना था, फूड था, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, और जो उस समय ब्रेड होता था उसके जो प्राइस थी, कीमत थी, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत महंगा ब्रेड हो गया कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। गरीब लोग कैसे खरीदेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो आम जनता थी वो इस बात से बहुत गुस्से में थी कि इसका इतना रेट क्यों बढ़ा रखा है, ठीक है, ये रेट बढ़ा रखा है तो हमें लिए क्या सुख सुविधाएं हैं, हम क्या करेंगे। वो इस बात से गुस्से में थी, भूखी थी, जो जनता है, आम जनता, कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट के लोग। जो राजा थे उन्होंने पेरिस में अपने सिपाही भेज दिए, तो सिपाही भेज दिए। पीपल फियर द किंग वुड यूज़ द आर्मी टू,
अब जब आम जनता ने देखा कि पेरिस में सिपाही आ रहे हैं, राजा ने जो सिपाही भेजे हैं, वो उनको लगा कि अब ये हम पे अटैक करेंगे, ये आम जनता जो है इस पे अटैक करेंगे। जो अभी अभी नेशनल असेंबली बनी है, ये इसको तोड़ना चाहते हैं। ये जो हम क्रांति करेंगे, अब से जो उन्होंने शपथ ली है कि हम पावर्स को कम करेंगे, ये इस रेवोल्यूशन को तोड़ना चाह रहे हैं। तो लोगों को ये डर लगा, तो इस लोगों ने सोचा कि ये हम पे इस तरह आएंगे, हम इनका सामना करेंगे। तो रेवोल्यूशनरी नीड्स आर्म्स एंड गन पाउडर टू डिफेंड देमसेल्फ। तो जो भी क्रांतिकारी थे उस समय, तो जनता ने सोचा कि हम इनसे लड़ेंगे तो हमारे पास हथियार होने चाहिए, हथियार और गन पाउडर होना चाहिए, बंदूक में डलता है, ठीक है। तो हमारे पास हथियार नहीं है, तो उन्होंने सोचा हथियार कहाँ मिलेंगे, हथियार मिलेंगे बास्तिल में, बास्तिल की जेल में। तो वो बास्तिल की जेल गए और वहाँ पे जाके उन्होंने देखते बात हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई 1789 को जो बहुत भीड़, अ लार्ज अ ह्यूज क्राउड ऑफ पेरिस सिटीजन, तो बहुत जो सिटीजन थे पेरिस के, वो सारे के सारे बास्तिल के चारों तरफ घेरा कर लिया उन्होंने, और उन्होंने मांगे हमें हथियार दो। जो अंदर कोई भी जेलर होगा या सिपाही होंगे, जेल है तो कोई ना कोई होगा ही, तो उन्होंने उससे डिमांड करी कि हमें हथियार दो, हमें गन पाउडर दो। लेकिन जो वहाँ का कमांडर था, उन्होंने क्राउड को, भीड़ को ये सब देने से मना कर दिया, कहा कि हम नहीं देंगे। तो गुस्से में लोगों ने क्या करा, दीवारें तोड़ दी। और दीवारें तोड़ी जब बहुत सारे लोग, पूरे क्राउड ही है, तो वो जो अंदर सिपाही थे वो उनसे लड़े तो उनसे लड़के वो अंदर घुस गए, किले में घुस गए, उस जेल में। और वो जो 7 प्रिजनर्स थे, 7 कैदी, और उनको वो रिहा कर दिया। और इस सब में क्या हुआ कि जो वहाँ का जो गवर्नर था, कमांडर दिल्लू ने, उसकी हत्या हो गई, वो उन्होंने उसको मार दिया। और जो बास्तिल की जेल थी, उसको इन लोगों ने पूरी तरह तोड़ दिया, ठीक है। वाई वॉज द स्ट्रॉमिंग ऑफ द बास्तिल इम्पोर्टेंट। तो बात यह है कि ये जो स्ट्रॉमिंग हुई बास्तिल के ऊपर, जो लोग आए, उसको तोड़ा गया, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, सिंबल ऑफ द पीपल्स विक्ट्री। ये जो लोग थे, जनता की विजय का एक सिंबल बना कि लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है, लोगों ने कुछ हासिल कर लिया। यह इस चीज़ का एक वो बना कि निशानी बनी है। द फॉल ऑफ बास्तिल सो डैट, ये जो बास्तिल की जेल थी, ये जब गिर गई तो इसने लोगों को क्या दर्शाया, ये दर्शाया कि पीपल कुड चैलेंज द किंग्स पावर। जो आम जनता है वो राजा की जो पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उसको चैलेंज कर सकती हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। जो मोनार्की है, मोनार्की यानी जो राजतंत्र है, राजा का जो तंत्र है, वाज नो लॉन्गर फियर्ड। अब उससे लोग ज़्यादा डरेंगे नहीं। अब हमने जेल तोड़ दी है तो हम आपसे ज़्यादा डरेंगे नहीं। और ये जो आपकी जो ताकत है, फॉर पावर है, किंग्स की पावर, हम उसको चैलेंज करते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। ये जो वो इवेंट हुआ, जो बास्तिल की जेल को जो तोड़ा गया, ये जो किला था, तो ये बना शुरुआत। ये इवेंट मार्क हुआ कि फ्रांस की रेवोल्यूशन को यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से मानी जाती है। फिर ये रेवोल्यूशन फैला कैसे, इस इवेंट के बाद क्या हुआ, जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने गांव में क्रांति करनी शुरू कर दी। अभी तो शहर में हो रही है, पेरिस में, फिर उन्होंने गांव में भी शुरू कर दी। जो नोबल्स थे वो देश छोड़ के भागने लगे। और जो नेशनल असेंबली बनी थी, अब वो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ तो वो वीक होती है, अब उसको ताकत मिलनी शुरू हुई। अब वो थोड़ी स्ट्रेंथ महसूस कर रही है कि हाँ हमारी कुछ पावर है, हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जो दिन था 14 जुलाई का, ये फ्रांस डे की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। इसको बास्तिल डे भी कहते हैं। ये इसी तरह मनाया जाता है जैसे भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना, सेम उसी तरह ये फ्रांस डे या बास्तिल डे मनाया जाता है फ्रांस में। मेजर चेंजेस ब्रोट बाय द रेवोल्यूशन। क्रांति से बड़ा चेंजेस, बदलाव क्या हुए, बदलाव यही, जो फ्यूडल सिस्टम था वो हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम देखिए ऐसा होता है, जैसे राजा है, मैं फ्यूडल सिस्टम और फ्यूडल टैक्स आप इसी में समझ लेना। एक राजा है, तो राजा के पास बहुत सारी ज़मीन है, ये मान लीजिए सारी ज़मीन जो देश की जो ज़मीन है वो सारी राजा की है।
तो राजा क्या करता है, उस ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में, थोड़े बड़े बड़े हिस्सों में तोड़कर अपने से नीचे जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, अमीर लोग हैं, उनको दे देता है। उनसे कहता है कि देखो आप इस ज़मीन का चाहे जो चाहे करो, लेकिन हमें जब भी युद्ध होगा हमें आपसे चाहिए पैसे और चाहिए लोग, सोल्जर। ठीक है, आप हमें सोल्जर दो, पैसे दो, और इस ज़मीन का जो चाहे वो करो। तो ये क्या करते थे, ये बड़े बड़े ज़मींदार, ये इसी शर्त पे छोटे जो किसान थे इनको ज़मीन दे देते थे छोटे छोटे टुकड़ों में, कि देखो ये ज़मीन है, इसको इस्तेमाल करो, तुम जो भी सुख सुविधा चाहिए तुम्हें, जैसे मिल है, कुआं है, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे चाहिए इसके बदले टैक्स, पैसा। ये है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, कि और यही है फ्यूडल टैक्स। अब इस पे जो तुम्हारी जो खेती होगी उस पे मुझे चाहिए कुछ पैसे, तुम्हारी खेती का हिस्सा टैक्स, और जब भी युद्ध होगा, जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी, तुम लोग जाके सेना में भी काम करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ फ्यूडल सिस्टम है। तो लोग इससे परेशान थे, वो कह रहे हैं कि ये क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि सारी ज़मीन राजा की है, हम एक तो अपनी मेहनत से किसी ज़मीन पे पूरा मेहनत करें, फिर इस राजा को भी जाके वो देंगे, टैक्स देंगे, इस आदमी को भी देंगे जो बीच में लैंड लॉर्ड है, और अगर युद्ध हुआ तो फिर हम इसमें भी युद्ध में भी जाएंगे। तो इससे हम उन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है, उनके पास कुछ पावर ही नहीं है, वो बेबस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी फ्यूडल सिस्टम की। इस सिस्टम को हटा दिया गया। टैक्स इम्पोज्ड ऑन ऑल पीपल, जो टैक्स था अब वो सभी लोगों पे इम्पोज किया गया। पहले सिर्फ थर्ड स्टेट में था, अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों पे लागू कर दिया कि टैक्स सभी देंगे। जो चर्च की जो लैंड थी उसको हथिया लिया। जो पहले बहुत ज़्यादा जो ज़मीन थी वो चर्च के पास ही थी, अब उस चर्च से वो सारी ज़मीन लेकर आपस में बांट ली, अब उसका इस्तेमाल करेंगे, सारी आम जनता यूज़ करेगी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, एक मैन एंड राइट सिटीजन 1789 का एक डिक्लेरेशन हुआ। तो उस डिक्लेरेशन में क्या गया, ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, जितने भी आदमी हैं, जितने भी जनता है, वो सभी फ्री यानी कि और इक्वल है, यानी कि आज़ाद और बराबर पैदा हुई है। सभी के पास राइट टू लिबर्टी है, अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कोई भी बात, अपना भाषण कहीं भी दे सकती है, अपना ओपिनियन रख सकती है, और कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। यह डिक्लेरेशन में बात रखी गई थी 5। दिस बिकम द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये जो 5 बातें हैं ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेस बनी है, ये डेमोक्रेसी का बेस है। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो फ्रांस था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। मतलब कि राजा तो रहेगा लेकिन उसको एक संविधान मानना पड़ेगा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, आप को शासन करना है करिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके अनुसार करिए, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इस संविधान के अनुसार करेंगे जो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इसमें क्या हुआ कि जो राजा की पावर्स थी वो थोड़ी कम कर दी गई। ठीक है, अब जो नेशनल असेंबली थी वो कानून बनाएगी। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जो पहले सिटीजन्स हैं वो पहले वोट करेंगे और वोट करके चुनेंगे इलेक्टर्स को, मतलब कि आम जनता चुनेगी ऐसे लोगों को जो आगे चल के असेंबली के मेंबर्स को चुनेगी। मतलब डायरेक्ट जनता मेंबर्स को नहीं चुनेगी, वो पहले ऐसे लोगों को चुनेगी कि जाइए आप चुनिए, जिनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। फिर वो लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो लोग जाके सिलेक्ट करेंगे असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, अब जो आम जनता है उसमें वोट कौन कर सकता है, इसमें वोट कर सकते हैं केवल एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन है, वो आदमी, केवल मर्द, पुरुष जो 25 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, और जो टैक्स पे करता है। टैक्स कितना, जो एक मजदूर के 3 दिन की जो दिहाड़ी होती है उससे ज़्यादा का टैक्स पे करता है जो भी, या उसके बराबर का, वही आदमी एक्टिव सिटीजन होगा। केवल आदमी और 25 साल का, इसमें औरतें और बच्चे और गरीब आदमी, औरतें बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं, वो वोट नहीं कर सकते।
और किसी आदमी को अगर इलेक्टर बनना है या फिर मेंबर बनना है, ठीक है, तो उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए। वो उसको थोड़ा जो टैक्स जो पे करता है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 दिन वाला सिस्टम नहीं चलेगा, उसको और ज़्यादा टैक्स पे करेगा तभी वो या तो इलेक्टर बनेगा या असेंबली का मेंबर बनेगा, ठीक है। फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन गई, यानी कि जनता का शासन। ये कैसे हुआ? फ्रांस वाज फाइटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। जो फ्रांस था वो ऑस्ट्रिया और पर्सिया, 2 देश हैं ऑस्ट्रिया और पर्सिया, इसके खिलाफ लड़ रहा था। जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया हैं वो दोनों मोनार्की थी, यानी यहाँ पे राजा का तंत्र था, राजा का शासन था। उनको लगा कि फ्रांस रेवोल्यूशन से उनके, जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन में राजा को हटा दिया या राजा की पावर कम कर दी, तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के राजाओं को लगा कि इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके लोग प्रभावित होके उनके देश में ना क्रांति शुरू कर दें। उनको लगा कि कहीं अगर हमारे देश में भी, ऑस्ट्रिया पर्सिया में भी अगर क्रांति शुरू हो गई तो उनकी जो पावर्स हैं वो कम हो जाएंगी, कहीं उनको ना हटा के फेंक दें उनकी जनता। तो उन्होंने क्या करा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में दबाने की कोशिश करी और जो लुई 16 राजा था उसकी पावर्स को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करी कि वो दोबारा से पावर में आ जाए। उसके लिए क्या हुआ, इसका परिणाम क्या? 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी और इस जंग में जो पर्सिया था उसने ऑस्ट्रिया को ज्वाइन कर लिया फ्रांस के खिलाफ। अब फ्रांस एक तरफ है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया दोनों एक साथ मिलकर फ्रांस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। 1792 में समर के टाइम पे, गर्मियों में, जो जैकोबिन्स था, जैकोबिन्स एक पॉलिटिकल ग्रुप है, वो उसने बगावत चालू कर दी। बगावत क्यों करी उसने? क्योंकि जो लोग गुस्सा थे, लोग जो फूड की शॉर्टेज थी, भोजन का में अकाल पड़ा हुआ था और जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, वो जिस कारण से उन्होंने एक बगावत चालू करी। और 10 अगस्त 1792 को जो लोग थे, एक भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने आक्रमण कर दिया तुइलेरीज के महल पर। अब ये तुइलेरीज क्या है? तुइलेरीज एक रॉयल पैलेस है पेरिस में, मतलब जहाँ पे राजा रहता है, राजा की फैमिली। और वो वहाँ पे क्यों रह रहे थे? वो तो वर्साई में रह रहे थे, ले वहाँ से वर्साई से उनको हटा दिया था, उनको भगा दिया गया था मजबूरन। जब 1789 की जो घटना हुई थी उसमें राजा को और राजा की फैमिली को वर्साई के महल से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कारण अब वो तुइलेरीज के महल में रह रहे थे, ठीक है। तुइलेरीज एक जगह का नाम है। द किंग्स गार्ड वर किल्ड, जो राजा के जो गार्ड थे, जो सिपाही थे, जो उसको रक्षा करते थे, उनको मार दिया गया। लुई 16 जो था उसको होस्टेज में कर दिया, बंदी बना लिया कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ऐसे। तो असेंबली डिसाइडेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, उसने क्या किया कि जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उसको कारावास में डाल दिया, ठीक है, वो जेल में डाल दिया उनको। और नए इलेक्शन हुए, नए इलेक्शन वर हेल्ड विद अ न्यू रूल, और नए इलेक्शन हुए और नए इलेक्शन में एक नया कानून बना। उस नए कानून में क्या बना है कि जितने भी आदमी हैं 21 साल से ऊपर, सभी को वोट डालने का सभी को अधिकार है, बस उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। द न्यू इलेक्टेड बॉडी वॉज कॉल्ड द नेशनल कन्वेंशन। इस समय जो नई इलेक्शन के बाद जो नई बॉडी बनी उसका नाम रखा गया नेशनल कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने क्या किया, जो मोनार्की थी, जो राजा का तंत्र था, उसको हटा दिया गया और अब ये जो फ्रांस था उसको रिपब्लिक घोषित करते हैं, यानी कि अब जनता का शासन होगा, जनता जो चाहेगी वही होगा। जो लुई 16 था उसको ट्रेजन, यानी मतलब सपोर्ट कर रहा था दुश्मनों को, इस जुर्म में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया। 21 जनवरी 1793 बाद में दे ला कॉन्डे में राजा को गुलोटिन से मार दिया, गला काट दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये लुई 16 का गला काट दिया गया ये मशीन से। ऑन अर्ली 16 अक्टूबर 1793, तो 16 अक्टूबर 1793 में जो मैरी एंटोनेट थे उसको गिल्टी पाया गया 3 मेन कारण से, ठीक है। उसको भी ये इस तरह गला काट दिया गया। और गला क्यों काटा कि 16 अक्टूबर 1793 को
मैरी एंटोनेट को 3 कारण से दोषी पाया गया। डिप्लीशन ऑफ द नेशनल ट्रेजरी, वो ये कहा गया कि ये जो औरत है, ये मैरी एंटोनेट जो रानी है उनकी, वो जो राजा का जो खजाना है देश का, ये इसको घटा रही है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी हो रही है और ये षड्यंत्र रच रही है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के खिलाफ। जो देश राज्य है, ये बाहरी और अंदरूनी ताकतों जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा बाहरी ताकतों से और अंदरूनी ताकतों से, कि इसमें षड्यंत्र रच रही है और ये हाई ट्रेजन यानी ये भी दुश्मनों को सपोर्ट कर रही है। ये हो सकता है ये भी चाहती हो कि राजा का शासन आ जाए, तो इसलिए इसके ऊपर यही कारण लगा है कि ये दुश्मनों को सपोर्ट कर रही है। और इसको भी 16 अक्टूबर 1793 को ये यहाँ पे इसका भी ग्लूटेन से गला काट के मार दिया गया। द रेन ऑफ टेरर, ये क्या है? यह रेन ऑफ टेरर मतलब डर का माहौल, डर का काल। ये चला 1793 से 94 तक, 1794 तक। द रेन ऑफ टेरर वॉज द मोस्ट वायलेंट एंड द फ्राइटेन पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे डरावना और जो खतरनाक जो समय था वो था रेन ऑफ टेरर। ये चला 1793 से 1794 तक, करीब 1 साल तक ये पीरियड चला, जिसमें ये डर का माहौल बहुत ज़्यादा था। इसमें क्या हुआ कि हज़ारों की मात्रा में संख्या में लोगों को मारा गया। और क्या कह के मारा गया कि हम ये जो क्रांति चल रही है हम इसको बचाना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द रेवोल्यूशन। हम इन लोगों को मार रहे हैं ताकि ये जो क्रांति चल रही है हम इसको बचा सकें। हु लेड द रेन ऑफ टेरर, ये रेन ऑफ टेरर ये किसके कारण था? ये जो डर का माहौल चल रहा था, ये जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, ये किसके कारण था? ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे। ये लीडर थे जैकोबिन्स के। मैंने अभी ये बताया कि जैकोबिन्स पहले कि एक पॉलिटिकल ग्रुप था, ये एक रेडिकल ग्रुप जो था, ये पॉलिटिकल चेंज चाहता था कि जो राजनीतिक बदलाव आए, फिर जैसे राजा की पावर कम हो जाए, ऐसी राजनीतिक में नियम बदले। तो ये जो चेंज चाहता था, इसका जो लीडर था ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे, ये इसको लीड कर रहा था। ये एक कमेटी का हेड था और ये जो पब्लिक की सेफ्टी है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ये इसका हेड भी था। ये क्या करती था? मोस्ट पावरफुल बॉडी एट दैट टाइम। ये उस समय जो सबसे शक्तिशाली जो बॉडी थी, उस समय जो संघ था, ये उस कमेटी का हेड था। ये क्या मानता था? बिलीव दैट एनीवन हु क्रिटिसाइज्ड द रेवोल्यूशन वाज एन एनिमी। ये कह रहा था कि क्रांति के खिलाफ जो कोई भी आलोचना करेगा, चाहे कोई छोटी सी बात भी कह दे, यह उसको अपना दुश्मन मान लेगा और उसको मरवा देगा। रोबेस्पेरे सोचता था टू मेक फ्रांस डेमोक्रेटिक, फ्रांस को लोकतांत्रिक बनाने के लिए और बराबर बनाने के लिए, कि सभी लोग बराबर रहें और लोकतांत्रिक रहें। वो चाहते थे कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं हम सभी को पनिश करेंगे, इवन इफ वी हैव टू यूज़ वायलेंस। फिर चाहे हमें उसके लिए हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए किसी को मारना पड़े, चाहे मारपीट करनी पड़े, चाहे हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हमारे जितने भी दुश्मन हैं हमें सभी को पनिश करना पड़ेगा, सभी को सज़ा देनी पड़ेगी, ठीक है। और भले ही कोई जरा सी कंप्लेन भी कर दे तब भी वो उसको अपना दुश्मन मान लेता था। वाई डिड द टेरर बिगिन, लेकिन ये टेरर, ये जो डर था माहौल, ये सब क्यों चला? ये इसकी शुरुआत कैसी है? फ्रांस वाज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम। फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। जो फॉरेन कंट्रीज थी अटैक्ट फ्रांस टू रिस्टोर द किंग। मैंने अभी बताया कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने फ्रांस के साथ युद्ध करा। तो फॉरेन की जो कंट्रीज में विदेशी राजा थे और उन्होंने ये फ्रांस पर आक्रमण करा। जो नोबल्स थे और जो रॉयलिस्ट थे, जो नोबल्स और जो मतलब राजा के जो सगे संबंधी थे, वो इस जो रेवोल्यूशन के खिलाफ प्लानिंग बना रहे थे। वो ऐसी षड्यंत्र रच रहे थे कि ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, क्रांति चल रही है, दब जाए। और लोग जो फूड की शॉर्टेज थी उसकी वजह से लोग गुस्से में थे, ठीक है। और मैनी पीपल डिसएग्रीड विद रोबेस्पेरे आइडिया।
जो रॉबेस्पियर के जो आइडियाज़ थे कि हमें सभी को पनिश करना है, कोई छोटी सी कंप्लेंट भी कर दे तो उन सभी को मार देना है, तो क्योंकि हज़ारों लोग मारे जा रहे थे इस काल में, तो लोग इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे, इससे डर रहे थे, इसको पसंद नहीं कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये सही नहीं है आगे। तो रॉबेस्पियर के क्या सोचता था कि हमारे पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, हमें कड़े नियम बनाने चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए एकदम, कि कोई कुछ बोले नहीं, कोई कुछ करे नहीं, जैसे क्रांति चल रही है वैसे ही चलती रहे, सब लोग डरे रहें, और हार्श पनिशमेंट, और कोई भी अगर कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो हमें उसकी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे ये क्रांति बची रहे। यही एक इकलौता तरीका है जिससे ये क्रांति को हम दबने से बचा सकते हैं। इसका सिंबल क्या बना कि जैसे ये जो टेरर चल रहा है, इसका सिंबल बना ये मशीन ग्लूटेन, ये जिससे राजा और रानी दोनों का सर काटा गया था, ये सिंबल बना, क्योंकि जैसे हज़ारों लोग मारे जा रहे थे, तो मारे किससे जा रहे थे, ये एक डिवाइस था ग्लूटेन, जिसमें आदमी को लिटा दिया जाता था और ऊपर से एक भारी ब्लेड आता था, जिससे इंसान का सर अलग हो जाता था धड़ चला, तो वो उसकी तुरंत मौत हो जाती थी। तो ये एक तरीका था जिससे आदमी जल्दी मर जाता था, और ये एक मशीन थी, आप देख सकते हैं इसमें, और वे तुरंत मरते। तो ये एक सिंबल बना है किसका, ये टेरर का, ये जो काल चला उस समय के काल का, ये एक सिंबल बना कि देखो जो भी है सज़ा मिलेगी, इससे मिलेगी, तुरंत मर जाओगे। हु वर एग्जीक्यूटेड, इसमें कौन कौन मरा, जो नोबल्स थे वो मरे, राजा के सगे संबंधी, लैंडलॉर्ड्स, वेल्दी फैमिलीज, अमीर परिवार, वो सब मरे, जो प्रीस्ट, जो चर्च के लोग थे वो मरे, यहाँ तक कि वो लोग भी मरे जो क्रांति को सपोर्ट करते थे, जो पहले कभी इस क्रांति को सपोर्ट करते थे वो लोग भी मरे। उन्होंने कुछ बात ऐसी कह दी होगी या उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई होगी, भाई तुम गलत कर रहे हो, तो उसको लगा कि ये लोग हम मेरे दुश्मन हैं, तो उन्होंने उन लोगों को भी मरवा दिया। जो आम जनता थी उनको भी, वो भी मरे। और यहाँ तक कि इवन पीपल हु वर जस्ट सस्पेक्टेड ऑफ अपोजिंग रॉबेस्पियर, जो केवल ये लगा कि ये इसको रॉबेस्पियर को केवल अपोज कर रहे हैं, केवल संदेह के आधार पे भी इसने बहुत लोगों को मरवा दिया। जब इस तरह लोग हज़ारों की मात्रा में मरने लगे कि सब मर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो भी मर रहा है, जो इसके शक के आधार पे भी लोगों को मार दिया गया, या आम जनता उसको भी मार दिया, तो ये इसलिए रेन ऑफ टेरर इसका नाम दिया गया। इवन सिंपल कंप्लेंट, यानी कि जो अगर जरा सी कंप्लेंट भी अगर कर दी किसी ने, ये भी कह दिया कि जो ब्रेड है उसमें जो खाना है कि वो थोड़ा महंगा है, तो उस पर भी लोग ये रॉबेस्पियर के उसको मरवा देता था। ठीक है। लाइफ ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, तो उस समय जो टेरर का जो जीवन था, तो उस समय जीवन कैसे, जो टेरर के समय में जो मीट एंड ब्रेड वर राशन, जो मीट था और ब्रेड था, सरकार उसको कंट्रोल करती थी, वो अपने पास रखती थी, फिर उसको जनता में बांटती थी। ठीक है, कि आप आइए, इसको देंगे, सभी को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सभी को राशन करती थी। और जो इसकी जो कीमतें थी, ये सरकार, वो रॉबेस्पियर ये कंट्रोल की जाए क्या करता था कि इसकी प्राइस कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कम ज़्यादा। और इसमें के समय में जो जनता थी उसको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ता था। सर्टिफिकेट ये था कि आप गुड सिटीजन हैं, सर्टिफिकेट ऑफ गुड सिटीजन से ये एक सर्टिफिकेट इशू होता था, ये शो करना पड़ता था। और हमेशा ही सर्विलेंस टीम कमेटी, जो निगरानी रखती थी कमेटी, वो लोगों पर, आम जनता पर निगरानी रखती थी। एनीवन कुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रूफ, किसी को भी बिना किसी सबूत के, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। पीपल बिलीव इन फियर एवरीडे, लिव्ड इन फियर एवरीडे, जो आम जनता थी वो रोज़ एक डर में जीती थी, पता नहीं कब किसको संदेह के आधार पे ये गिरफ्तार कर लेंगे, कब किसका गला काट देंगे, कब किसको ग्लूटेन पे चढ़ा देंगे, किसका कोई पता नहीं था। आम जनता डर में जी रही थी। ठीक। फॉल ऑफ रॉबेस्पियर, एंड ऑफ टेरर। अब इसका अंत कैसे हुआ, ये जो टेरर का जिस समय चल रहा था ये कैसे हुआ। पीपल वर टायर्ड ऑफ किलिंग, आम जनता परेशान हो गई थी, कब तक ऐसे हम मरते रहेंगे कि इसकी ये जब चाहे मार देगा, लोगों ने ये सोचा।
तो जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल कन्वेंशन फियर दे वुड बी एग्जीक्यूटेड, जो मेंबर्स थे नेशनल कन्वेंशन के, उसके जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनको डर लगा कहीं अब ऐसा ना हो कि इसने धीरे धीरे करके सबको मारना शुरू कर दिया है, कहीं अब ये हमारे ना मार दे, कहीं अब हमारा नंबर ना हो अगला, आम जनता को तो मार ही रहा है। तो क्या हुआ कि 28 जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को ही लोगों ने मार दिया, उसको ही पकड़ा और ग्लूटेन पे के नीचे लेटाया और ऊपर से ब्लेड गिरा और उसका गला कट के मर गया। तो लोग इस तरह जब जो आदमी वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये जिसके कारण ये टेरर चल रहा था, रेन ऑफ टेरर, अब वही ख़त्म हो गया। तो ये जो समय था ये पूरी तरह ख़त्म हो गया। कब हुआ ये? 28 जुलाई 1794 को। द डायरेक्टरी 1795 to 1799। अब इसके बाद क्या हुआ, जब रेन ऑफ टेरर ख़त्म हुआ 1794 में, जो फ्रांस के जो नेता लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अब डिक्टेटरशिप ख़त्म करेंगे, ऐसा ना हो कि रॉबेस्पियर की तरह हम किसी और को चुने और वो फिर से इसी तरह डिक्टेटर बन जाए। हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए और एक्सट्रीम वॉयलेंस ना हो। वो ये सब चाहते थे कि ये सब रुक जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कि जो सत्ता है, जो सरकार है, वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि हम एक आदमी को चुने तो वो डिक्टेटर बन जाए, वो फिर से हमारे साथ एक्सट्रीम वॉयलेंस करे, ठीक है, लोगों को मरवाना चालू कर दे। तो जो जनता ने क्या किया, 1795 में एक संविधान बनाया, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और इस संविधान के अनुसार एक नई सरकार बनी और इस सरकार का नाम रखा गया द डायरेक्टरी। क्रिएटेड अ न्यू गवर्नमेंट कॉल्ड द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या थी? एक सरकार का नाम था, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी क्या थी? अब इस डायरेक्टरी में 5 लोग थे। ये डायरेक्टरी की जो सरकार थी इसमें 5 लोग थे। इन 5 लोगों को कहा गया डायरेक्टर्स, और ये डायरेक्टर्स के पास पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, और यानी कि कार्यपालिका की जो ताकत थी इनके पास, जो भी इनको कार्य करवाने की जो पावर्स है, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो इन 5 लोगों के पास है, जिनको डायरेक्टर्स कहा गया, और इस सरकार को कहा गया डायरेक्टरी। ये 5 क्यों थे? 5 ही क्यों रखे? इन्होंने सोचा कि एक ही आदमी को सारी पावर देने से अच्छा है कि इस पावर को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए। अगर एक आदमी को पावर दी गई तो हो सकता है वो फिर से इसका मिसयूज़ करे कि फिर से डिक्टेटर बन जाए, जो चाहे वो करे, इसके ऊपर कोई सवाल जवाब उठाने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने इस पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स बटी 5 लोगों में, डायरेक्टर्स, और लेजिस्लेटिव पावर बटी 2 लोगों में, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स में। वो क्या थी? लॉ बनाती थी। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है? कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? कि वो जो कानून बनाया है उस कानून को पालन करवाना, ठीक है, एग्जीक्यूट, पालन करवाना। जो कानून है उसको पालन करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव पावर्स का। यानी कि 5 लोगों के पास है पालन करवाने की ताकत, और 2 काउंसिल्स के पास है कानून बनाने की ताकत, ठीक है। ये जो आइडिया है ये पेपर पे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बहुत बढ़िया आइडिया है कि 5 लोग अपनी अपनी अलग अलग थोड़ी थोड़ी पावर बांटेंगे। एक आदमी के पास पावर नहीं है, एक आदमी अपने तरफ से कानून नहीं बनाएगा, तो 7 लोगों में इस तरह पावर्स बट गई। लेकिन ये जो पावर्स हैं, ये जो आइडिया है, ये केवल पेपर पे अच्छा लगा। असल में इसमें एक प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम्स विद द डायरेक्टर्स। प्रॉब्लम ये थी करप्शन। ये जो बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे इसमें, यो घूसखोर थे, ठीक है, वो भ्रष्ट थे, वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या है, अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे थे, गरीब आदमियों की सुन नहीं रहे थे। गरीब आदमी अभी भी सुन नहीं रहा, उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो अभी भी परेशान है। अमीर आदमी को फेवर किया जा रहा है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो अभी भी थी, पैसे की। जो फ्रांस था उसमें अभी भी कर्जे में था वो। द डायरेक्टरी कुड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी, जो
जो डायरेक्टरी थी, वो जो अर्थव्यवस्था थी, वो उसको इम्प्रूव सुधार नहीं कर पा रही थी। जो फूड के जो प्राइसेस थे वो अभी भी बहुत ज़्यादा थे, और जो लोग थे वो अभी भी गरीबी में जी रहे थे। तो ये दंगे फसाद अभी भी चल रहे थे, तो वो आंदोलन चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो ये अभी भी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही थी। तो डायरेक्टरी ये थी। एक थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो राजनीतिक जो ताकतें थी, पॉलिटिकल, ये स्टेबल नहीं हो पा रही थी, ये हमेशा लड़ रहे थे। देयर वर कॉन्स्टेंट फाइट्स बिटवीन, हमें लड़ाई थी ये इसकी लगातार। रॉयलिस्ट हु वांटेड मोनार्की बैक, रॉयलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि ये जो राजा का तंत्र है वो वापस आ जाए, और जो जैकोबिन्स था वो चाहता था, जो जैकोबिन्स ग्रुप था वो चाहता कि ये पॉलिटिकल चेंज और बड़ा आए, कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज आए, ऐसा है कि सारी चीज़ ही बदल जाए, ये अच्छा और कुछ बढ़िया कानून आए, ऐसा हो। तो ये बीच में आपस में ये दो लड़ाई चल रही है जैकोबिन्स और रॉयलिस्ट के बीच में, ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। और जो मॉडरेट्स थे, जो बीच के लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे चीज़ें बदलें, ऐसा ना हो कि अचानक ही बहुत कुछ हो जाए। तो ये तो नहीं चाहते कि मोनार्की वापस आए, लेकिन जैकोबिन्स की तरह ये भी नहीं चाहते कि एकदम से ही कुछ हो जाए, धीरे धीरे हो, जैसे आम आदमी क्या है उसके साथ ढल जाए, ऐसा हो। ये जो डायरेक्टरी थी ये इन ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कि कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी अब कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि करप्ट है, वीक है, दंगे फसाद हो रहे हैं। तो डायरेक्टरी ने क्या सोचा कि हम आर्मी का सहारा लेते हैं, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, अगर दंगाई हैं, हम इनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आर्मी का। तो वो जब भी क्या होता है, कुछ ऐसा फसाद होता है, दंगे होते हैं, तो आर्मी को बुला लेते हैं। जो मिलिट्री थी वो इसमें पावरफुल हो गई, क्योंकि देखिए मिलिट्री है, मिलिट्री का कोई कमांडर होगा, ठीक है, कमांडर से जनरल होगा, तो ऐसे ही उनके पावर बढ़ती जाएंगी। जब उनका बार बार पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप होगा, कि उनको बार बार वो दखलंदाजी करनी पड़ेगी आम जनता के साथ, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये जो डायरेक्टरी की सिस्टम था ये कमज़ोर पड़ गया। तो ऐसे ही एक जनरल हुआ, वो बहुत ताकतवर जो जनरल था वो था नेपोलियन बोनापार्टे। तो हाउ डिड द डायरेक्टरी एंड, तो डायरेक्टरी का अंत कैसे हुआ? तो डायरेक्टरी जो थी कमज़ोर थी, भ्रष्ट थी, और ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। और इसके कारण डायरेक्टरी कमज़ोर होने के कारण जो आर्मी थी उस समय, आर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा आम जनता में। तो ये था कारण जो डायरेक्टरी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। इन 1799 नेपोलियन ने क्या करा है कि अचानक से सरकार पे कब्जा कर लिया। उसने क्या किया, जो डायरेक्टर थे उनको निकाल दिया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। उसने जितने भी यहाँ डायरेक्टर उनको हटा दिया, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, आज से मैं वो करूँगा, सारी पावर रखूँगा अपने पास और सारी चीज़ें वही। और ये जो इवेंट हुआ इसको कहा गया कूप ऑफ 18 बोरमेर। जो नेपोलियन था उसने डायरेक्टरी को हटा दिया और नई सरकार बनाई और बन गया फ्रांस का एम्पायर। वो कब बना? 1804 में उसने अपने आप को बिकम द एम्पायर ऑफ फ्रांस 1804। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे इन 1799 में नेपोलियन ने क्या करा, डायरेक्टरी को हटा दिया और जो खुद शासन करने लग गया, फ्रांस पे खुद शासन करने लग गया। और 1804 में उसने अपने आप को वहाँ का शासक बना लिया, खुद ही राजा बन गया, ये मान लीजिए लगभग, ठीक है। और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लेके आया। ये जो सरकार है, सरकार में नियम लाया, कानून लाया, तो उसमें बहुत सारे बदलाव लाया। तो उसने एक लेके आया जो रिफॉर्म था, सिविल कोड 1804, ये नेपोलियन बोनापार्टे लेके आए थे 1804 में, ठीक है। लेकिन ये जो शासन कर रहा था ये एक डिक्टेटर की तरह था, इसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये जो है इसी के पास सारी पावर है, ठीक है, डिक्टेटर्स, तानाशाह। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ा? मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई,
मोनार्किया नहीं, राजा का तंत्र वो खत्म होगा। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल का जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, वो मैंने आपको समझाया क्या था, वो सिस्टम खत्म हो गया। जो लोगों को फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज थे उनको जो अलग से सुख सुविधाएं मिल रही थी, प्रिविलेज मिल रहे थे, वो सब खत्म हो गए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं वो आगे इंट्रोड्यूस हुए, कि जो बड़े सिद्धांत हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि बराबर होना, भाईचारा होना, ठीक है, आज़ादी होना, ये सब जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेटिक के, ये सब आगे इंट्रोड्यूस हुए उस समय, कि हमें सभी को लिबर्टी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, बराबरी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ना ये समय, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ये सब आगे आए, सामने इंट्रोड्यूस हुए, इंस्पायर्ड अदर कंट्री। इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा कि और जो देश हैं उनको इंस्पायर करा, उनको प्रेरित करा, क्या उसके वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में क्रांति हुई, लैटिन अमेरिका में क्रांति हुई, यहाँ तक कि भारत में भी इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण यह प्रेरणा मिली, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला, यानी कि नेशनलिज्म राष्ट्र का जो निर्माण के लिए जो राष्ट्र की भावना है उसमें लोगों को प्रेरणा मिली, उसको बढ़ावा। पीपल बेगन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज सिटीजन नॉट सब्जेक्ट। अब तक जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि हम एक सब्जेक्ट हैं, मतलब हमारा कोई शोषण हो रहा है, हम एक यूज़ करने की चीज़ें हैं। अब आदमी ये सोच रहे हैं उस समय के लोग कि हम एक सिटीजन है, ये हमारा देश है, हमें इस देश को चलाना है, हमसे ये देश है, ये भावना लोगों में आई और ये उससे आगे बढ़ी। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, हमने अब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, क्या हुआ कैसे हुआ। अब इसमें अब तक वुमेन की बात नहीं आई कि क्या वुमेन का भी कुछ रेवोल्यूशन था, क्या वुमेन की इसमें कंडीशन क्या थी, वुमेन का क्या रोल था इस रेवोल्यूशन में, ये जानना है। वुमेन्स कंडीशन बिफोर द रेवोल्यूशन, अब क्रांति से पहले वुमेन की कंडीशन क्या थी, औरतों की, महिलाओं की कंडीशंस क्या थी, मतलब हालत क्या थी, ये देखते हैं। वुमेन क्या थी, थर्ड स्टेट का पार्ट थी। जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी उन्हीं की जीवन जो क्या था वो बहुत हार्ड लाइफ थी, बहुत मुश्किल था। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में तो वुमेन है वो मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन थर्ड स्टेट में जो ज़्यादातर जनता है वही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन्हीं के साथ, तो वही प्रॉब्लम है, उन्हीं का जीवन मुश्किल था। वो अपना घर पे रहती थी, घर का ध्यान रखती थी, काम करती थी, कुछ पैसे कमाती थी, बाहर जाती थी तो पानी लेके आती थी, खाना खरीदती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, और उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ पहुंच नहीं थी कि वो जाएं कहीं स्कूल में, कहीं अच्छा एजुकेशन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और जो भी अगर वो बाहर जाके मजदूरी भी करती थी तो या कोई काम करती थी तो उनकी जो वेजेस थे, यानी कि जो उनकी सैलरी पैसे थे वो कम थे आदमियों के मुकाबले। अगर वो सेम काम कोई आदमी कर रहा है तो उसी काम के बदले औरतों को कम पैसे मिलेंगे और आदमियों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और औरतों के पास कोई पॉलिटिकल राइट, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं कर सकती थी और वो इलेक्शन में खड़ी भी नहीं हो सकती थी, ठीक है। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में वुमेन ने आगे बढ़ चढ़कर जो क्रांति में सहयोग किया, ठीक है। उनके जैसे कि उनके पास बहुत कम अधिकार थे, वो उसके बावजूद भी वो रेवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, क्लब बनाए, पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, और उन्होंने जो बास्टील का जो हुआ था उसमें जेल को गिराया गया उसमें साथ दिया, ठीक है। जो भी कहीं परेड होती थी उसमें साथ दिया, और जो अटैक किया तो उन्होंने तुलेरिस के महल पर उसमें भी साथ दिया। और इसका जो फेमस जो ग्रुप हुआ, क्लब हुआ है जो वुमेन्स का, वो सोसाइटी और रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये ग्रुप था, ये एक बड़ा फेमस ग्रुप रहा। ये वर्किंग क्लास वुमेन जो उस समय जो वुमेन्स थी जो कार्य करती थी बाहर जाके, उस समय की वुमेन ने इसको चालू किया था और उन्होंने कहा था कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दो, हमें भी बराबर का पॉलिटिकल राइट चाहिए, जैसे मर्दों को मिले हैं कि 21 साल से ऊपर का कोई भी जाके वोट कर सकता है, तो हमें भी इस तरह के राइट्स चाहिए। तो ये वुमेन की डिमांड क्या थी कि राइट टू वोट, वो भी वोट कर सकें, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स एज वुमेन, जैसे एज मैन आदमी की तरह भी उन्हें पॉलिटिकल राइट चाहिए, उन्हें बराबर की एजुकेशन चाहिए, और
ट्राई टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, वो भी असेंबली में इलेक्ट हो सकें, ठीक है, वो जैसे मेंबर बन सके, इलेक्टर बन सके, ये अधिकार उनको भी चाहिए था। और राइट टू वर्क एंड स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस थे, जो सरकार के ऑफिस हैं, तो उन ऑफिस में काम करने के लिए भी उनको अधिकार चाहिए था कि हम भी काम करेंगे, ये नहीं कि हमें सिर्फ मजदूरी का ही कुछ काम है या घर पे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डिमांड थी ये लगभग सिमिलर ही थी, सेम ही थी। जो रेवोल्यूशन का जो बड़ा जो उद्देश्य था, गोल था कि लिबर्टी यानी फ्रीडम और इक्वलिटी और जस्टिस, न्याय, ये जो इसी के साथ सारे जो बराबर से जो सिमिलर जो आइडिया थे वो इसी के अनुसार थे। फिर लॉ पास्ड इन फेवर ऑफ वुमेन, वुमेन के फेवर में, पक्ष में कुछ लॉ पास हुए। तो स्कूलिंग फॉर गर्ल्स वाज मैंडेटरी, जो गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन थी, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो एजुकेशन मैंडेटरी कर दी, कंपलसरी कर दी कि अब लड़कियों को एजुकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, और लड़कियों के लिए और स्कूल खोले गए, ठीक है। और मैरिज के लिए लॉ बनाया गया, शादी के लिए। वुमेन अब क्या थी, अब डाइवोर्स दे सकती थी, अब वो यानी तलाक दे सकती थी। अब उनके पास एग्जीक्यूट विश, वो अपनी संपत्ति के लिए विल बना सकती थी, वसीयत बना सकती थी। और जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको अपनी इच्छा अनुसार उस पर कंट्रोल रख सकती थी, उसको कब बेचना है, नहीं बेचना है, रखना है, क्या करना है, किसी को देना है, ये कोई भी उसके पास जो कंट्रोल है वो अब उसके पास आ गया था, जो नए लॉ कानून पास हुए। दीज लॉज वर बिग स्टेप्स टुवर्ड देयर अर्लियर टाइम, उस समय के अनुसार ये जो अधिकार मिले ये बहुत बड़ी बात थी, ये कोई छोटे मोटे अधिकार नहीं थे उस समय के अनुसार भी। वुमेन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कुछ रोकथाम लगाई गई। वो कहते हैं द वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब वाज बैंड इन 1793, 1793 में वुमेन का जो पॉलिटिकल ग्रुप था, क्लब्स था, उसको बैन कर दिया कि अब वुमेन का कोई पॉलिटिकल क्लब नहीं होगा, राजनीतिक क्लब्स नहीं होंगे, वो कोई मीटिंग नहीं करेंगी, इस पर बैन लगा दिया 1793 में। उनका जो लीडर्स थे, उस क्लब का जो लीडर्स थे, जो महिलाओं का जो ग्रुप था, उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और वुमेन वर फोर्स टू रिमेन आउट ऑफ फॉर्मल पॉलिटिक्स। जो मेन पॉलिटिक्स थी कि ये जो उन्होंने डिमांड करी थी कि हम भी जाके इलेक्ट हो सकें, ये जो उनकी जो पॉलिटिक्स की थी, इससे उनको अलग ही रखा गया, ठीक है। डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला? नहीं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। वो तभी उन्हें फॉर्मल पॉलिटिक्स से अलग रखा गया कि ना तो वो वोट डालेंगी ना ही वो इलेक्ट होंगी, ठीक है। वुमेन डिड नॉट गेट द राइट टू वोट ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, उन्हें क्रांति के समय तक उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। फ्रेंच वुमेन गेट वोटिंग राइट मच लेटर, उन्हें बहुत ज़्यादा बाद में वोट डालने का अधिकार मिला। ये जो एनसीईआरटी बुक में है, ये है 1946, लगभग 150 साल बाद इसके क्रांति के। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखें तो इसमें ये डेट थोड़ी अलग है, कुछ मेरे ख्याल से 1944 दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 1946 है, तो आप 1946 याद रखना 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वुमेन खत्म हुई। तो स्लेवरी क्या थी? मतलब स्लेवरी यानी गुलामी, ठीक है। कोई आदमी क्या है, गुलाम है, उससे कोई काम करवाया जाएगा, पैसे कम दिए जाएंगे, काम ज़्यादा करवाया जाएगा, तो वो गुलाम की कैटेगरी में आएगा। तो स्लेवरी एग्जिस्ट क्यों करती थी? ये थी ही क्यों स्लेवरी? जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी कैरिबियन में, जैसे मार्टिन क्यू और ग्लेडुलुपे और सैन डोमिनिगो, ये जो कॉलोनीज थी, अमेरिकन कॉलोनीज थी, तो वहाँ पे काम करने के लिए आज वो चाहिए थे मजदूर, लेबर, सस्ती लेबर बागानों में। तो उन कॉलोनीज का जो प्रोडक्ट था वो शुगर, चीनी, कॉफ़ी, इंडिगो, नील, टोबैको या तंबाकू, ये सब बनता था। इसमें चाहिए सस्ती लेबर जिससे वो अपना काम करवा सकते। ये सस्ती लेबर आती कहाँ से थी? ये अफ्रीका के स्लेव्स होते थे, अफ्रीका के गुलाम। अफ्रीका से गुलामों को, लोगों को पकड़ा जाता था, वहाँ से उन्हें ख़रीदा जाता था, फिर अमेरिका के लेकर जाया जाता था। जो एक कॉलोनीज थी, तो ये एक ट्रायंगुलर बन जाता था, ठीक है। जिसमें बहुत बुरी कंडीशन में लेके जाते थे, वहीं पे काम करवाते थे, कम पैसे देते थे और प्लांटेशन वर्कर्स को बेच दिया।
तो एक ट्रायंगुलर बन जाता है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है। कंडीशन ऑफ स्लेव्स, तो वहाँ पे स्लेव्स की कंडीशंस क्या थी, वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी उनकी, बहुत बेकार जीवन जीते थे वो, लंबे लंबे घंटों घंटों काम करते थे बागानों में, खेतों में, और आराम कम मिलता था, पैसे कम मिलते थे, आज़ादी नहीं थी, कुछ बोल नहीं सकते थे, बहुत कम पैसे, ना के बराबर पैसे केवल खाने को दिए जा रहे हैं। ठीक है। और अधिकारी नहीं है, और फिजिकली भी परेशान करा जा रहा है, पनिश किए जाते थे। ठीक है। बहुत बुरी कंडीशन में रहते थे, ऐसी स्लेव्स की वहाँ कंडीशन। आइडिया और रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड चेंज, तो ये आइडिया कैसा आया कि ये जो चेंज लाना है ये रेवोल्यूशन से आइडिया है। तो आइडिया ऐसे आया है कि जब जो क्रांति का जो वो चल रहा है, आइडिया चल रहा है लिबर्टी, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स के, तो ये जो स्लेव्स हैं ये भी तो आम आदमी हैं, मतलब ये भी तो आदमी है, इंसान है, तो इनको भी आज़ाद करो, ये आइडिया चला फिलोसफर से और जो थे उस समय के। तो उन्होंने डिमांड करी कि जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करो। ठीक है। जब क्रांति चल रही है फ्रांस में, तो ये लोग हैं इनको भी आज़ाद करो और सभी आदमी बराबर हैं और ये नहीं चलनी चाहिए गुलामी। ठीक है। तो ये जो एबोलिशन था ये स्लो था, ये इसको ख़त्म करने की जो प्रोसेस थी ये स्लो थी। स्लो क्यों थी, क्योंकि जो प्लांटेशन ओनर्स थे बागानों के, ये जो मालिक थे खेत के, जो इसमें काम करवा रहे थे बागानों में, वो अमीर थे और पावरफुल थे। वो ये जो उनको सस्ती लेबर मिल जाती थी कि पैसे नहीं देने, कम देने। ठीक है। तो ये गुलाम लोग ये कम आसानी से ये चली जाती, तो फिर इनके खेतों में बागानों में काम कौन करता। ये तो इसलिए जो रेवोल्यूशन थी डिड नॉट एंड स्लेवरी इमीडिएटली, इसलिए जो क्रांतिकारी थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने इसको अचानक ख़त्म नहीं कर दिया, धीरे धीरे करा। कोई दबाव में आ गया, किसी की मजबूरी पड़ गई, तो धीरे धीरे करके हटाई गई, लेकिन अचानक से हटा नहीं दी। तो फिर स्लेवरी एबोलिशन 1794 में ये स्लेवरी को हटा दिया गया, जो आफ्टर प्रेशर फ्रॉम रिवोल्ट्स इन द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज थी जहाँ पे 3 कॉलोनी मैंने आपको बताई जहाँ पे लेबर काम कर रही थी, चीप लेबर स्लेव्स, तो वहाँ पे रिवोल्ट होने शुरू हुए, क्रांति होनी शुरू हुई, वहाँ पे प्रेशर पड़ा, तो नेशनल कन्वेंशन ने इस स्लेवरी को हटा दिया गया। ठीक है। द नेशनल कन्वेंशन फाइनली अबॉलिश द स्लेवरी इन 1794 में इसको हटा दिया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब स्लेवरी को कॉलोनी से हटा दिया गया, ऑफिशियली हटाया गया। लेकिन जब नेपोलियन जब एम्पायर बने 1802 में, जब उन्होंने नेपोलियन ने सत्ता संभाली थी फ्रांस की, तब उन्होंने क्या करा कि नेपोलियन बोनापार्टे ने पावर में आते ही ये जो स्लेवरी थी इसको दोबारा से चालू कर दिया। तो इससे जो कॉलोनीज में जो जनता थी वो गुस्से में आ गई कि ये क्या बात हुई, अभी तो हमने इतनी मेहनत से ख़त्म करी थी, अब इसने आके फिर से चालू कर दी। लेकिन वो अब जैसे कि डिक्टेटर था तो उसको कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था। तो ऐसे ही फिर बाद में सालों बाद 1848 में ये जो स्लेवरी थी इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, बहुत सालों की मेहनत के बाद। ठीक है। और इसी तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, और इसको आप अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी वीडियो को अच्छे से पढ़ लें, इसी के स्क्रीनशॉट्स ले लें, जो भी करें, और ये आपका चैप्टर एंड होता दी एंड। आप पढ़ते रहें, ध्यान रहे।